जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि ऑलरेडी जो गवर्नर से संबंधित जो हमारा पहला भाग था वो आपके साथ साझा कर दिया चुका है और मुझे उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा। और हमें ये भी पता चलता है कि हम बात कर रहे थे राज्यपाल के बारे में, यानी कि गवर्नर के बारे में। गवर्नर एक संवैधानिक पद है। अगर ये संवैधानिक पद है तो ये अनुच्छेद 153 में आता है, क्योंकि वहां पर साफ लिखा गया है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। अच्छा, अब हम इसका जो दूसरा भाग है आज देखने वाले हैं और इसके बाद हमारा जो राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम उसे आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते शुरू करते हैं। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राज्यपाल की। तो आइए देखते हैं जो इसकी अब हम थोड़ा विधायिका शक्ति और कार्य के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसका ये एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, यानी कि अगर राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें विकल्प जो है विधान परिषद का है परंतु राज्यपाल का नहीं है, यह अभिन्न अंग होगा। जैसे संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, वैसे ही जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं या विधानमंडल होता है उसका जो अभिन्न अंग होता है वो राज्यपाल होता है। और ये कहाँ पर लिखा गया है, अनुच्छेद 168 में। ये बात आपने याद रखनी है। उस हिसाब से ये कुछ कार्य करते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समन कर सकते हैं या प्रोरोग कर सकते हैं। अभी समन क्या होता है? समन मतलब होता है सत्र को बुलाना, उसको हम तकनीकी तौर पे समन कहते हैं। समन मतलब किसी को बुलाना, यानी कि ज्यादातर राज्यपाल किसको बुलाते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है उसकी बैठक करवा सकते हैं और सत्र को बुला सकते हैं। और प्रोरोग मतलब होता है कि सत्र को उस सत्र का अंत करना। ठीक है, जैसे एडजॉर्न्ड होता है, एक शब्द एडजॉर्न्ड होता है। एडजॉर्न्ड मतलब जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर साहब होते हैं, वो एडजॉर्न्ड मतलब होता है कि अस्थायी तौर पे स्थगित करना, अस्थायी टेम्परेरी बेस में। ठीक है, जैसे एक मीटिंग खत्म करनी है तो वहां पर एडजॉर्नमेंट होता है। वो एडजॉर्नमेंट कौन करते हैं? वो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं विधानसभा के, वो करते हैं। और परंतु अगर पूरे ही सत्र को समाप्त करना है तो वहां पर उसको हम प्रोरोग कहते हैं। ठीक है, और प्रोरोग कौन करता है? राज्यपाल। और केंद्र स्तर पर कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे कि कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर फर्स्ट सेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी जो साल खत्म होता है उसकी जो प्रथम बैठक होती है उसमें राज्यपाल जो है सरकार को संबोधित करते हैं, यानी कि साल के खत्म होने में जो नया सत्र बैठता है वहां पर, चाहे सरकार पुरानी है कोई बात नहीं, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार आती है। और एक और तरीका होता है जिसमें नई सरकार आती है, जब भी नई सरकार गठित होती है तो उसकी जो प्रथम बैठक होती है उसको भी संबोधित करते हैं कौन? राज्यपाल। ये बात आपने याद रखनी है। और ये कैन सेंड अ मैसेज टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनको संदेश भेज सकते हैं। संदेश में मतलब जैसे कि पूछ सकते हैं, जैसे मंत्रिमंडल से पूछ सकते हैं, राज्य की जो मंत्रिमंडल है क्या चल रहा है, किस हिसाब से आप कौन सा विधेयक ला रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये शक्ति किसकी है? राज्यपाल की है। आगे देखेंगे, मानते हैं कि जो स्पीकर साहब हैं और जो डिप्यूटी स्पीकर साहब हैं विधानसभा में, आप जानते ही हैं राज्य स्तर की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो स्पीकर होते हैं और उनके नीचे जो होते हैं, जो उप पीठासीन अधिकारी होते हैं वो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। मानते हैं किसी कारणवश ये होता है कि कभी कोई स्थिति बन जाती है, दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो यानी कि अब उस सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, वहां पीठासीन का जो कर्तव्य है वो कौन निभाएगा, तो वो तय करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल क्या करते हैं, उसी विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी का नाम नियुक्त कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति को उन्हीं सदस्यों में से, कि वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाएगा, परंतु तभी जब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों उपस्थित नहीं है। राइट, एंग्लो इंडियन समुदाय से ये एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं राज्य की विधानसभा में। हालांकि अब ये जो नियम है इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि याद रखिएगा जो 104 वह संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता था विधायिका में वो समाप्त कर दिया गया है। और जो SC ST का जो विधायिका संरक्षण, माफ कीजिएगा, जो आरक्षण है उसको अभी 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि विधायिका में अभी 2030 तक SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, पर एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया है। 104 संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ था। डिसाइड ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। देखिए जैसे कि हम जानते हैं 52वें संशोधन से एक संवैधानिक कानून बना है जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं, और हिंदी में, माफ कीजिएगा, इंग्लिश में उसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। उसके तहत जब ये अंत में ये निर्धारित करना है, उसकी प्रक्रिया चल गई है, और अंत में ये निर्धारित करना है कि ये जो सदस्य है, जो ये विधायक साहब हैं, इनको निष्कासित करना है या नहीं करना है,
तो वहां पर ये निर्णय लेते हैं कौन? राज्यपाल लेते हैं, परंतु राज्यपाल इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग होता है, मैं राज्य चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अनुच्छेद 324 में है, उससे वो राय मशवरा जो भी वो चुनाव आयोग कहेगा निष्कासित करना है या नहीं करना है, परंतु जो ऑर्डर देंगे वो राज्यपाल ही देंगे, ठीक है। परंतु किसके हिसाब से चलेंगे? चुनाव आयोग के हिसाब से, ठीक है। अध्यादेश को ये जारी कर सकते हैं व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ध्यान दीजिएगा, आप जानते ही हैं कि संविधान ने 2 व्यक्तियों को अध्यादेश जारी करने के अधिकार दिए हैं। एक है आपके राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा, और दूसरे हैं आपके राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के द्वारा, अनुच्छेद 213। अब इसमें क्या है, ये अध्यादेश चाहे राष्ट्रपति हैं चाहे राज्यपाल हैं तभी जारी कर सकते हैं जब अगर केंद्र है तो संसद सत्र में नहीं होनी चाहिए, और अगर राज्य है तो राज्य की जो विधानमंडल है वो सत्र में नहीं होनी चाहिए, तभी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और राज्य में तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। आगे देखेंगे, जो राज्यपाल है वो जिम्मेदारी है जो राज्य की जो वित्त आयोग है, जैसे केंद्र का भी वित्त आयोग होता है वो अनुच्छेद 280 में है, वैसे ही 73वां संशोधन द्वारा जो राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है, और ये गठित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि हर 5 वर्ष में जो राज्यपाल हैं उनका ये जिम्मेदारी है, एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो राज्य वित्त आयोग को गठित करेंगे, ठीक है। और केंद्र की कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये भी देखेंगे कि जो रिपोर्ट देता है, चाहे राज्य वित्त आयोग है, चाहे आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यानी कि जो कोई भी राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उससे जुड़ा हुआ जो राज्यपाल है, अभी फिलहाल हम राजस्थान का देखेंगे, राजस्थान का जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, जो राजस्थान का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट है, ये सभी जो रिपोर्ट देते हैं ये विधानमंडल के समक्ष कौन प्रस्तुत करते हैं? ये करते हैं राज्यपाल। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, जब भी कोई विधेयक जो होता है, जब वो राज्यपाल के पास आता है, विधेयक अलग अलग तरह के विधेयक होते हैं, जैसे साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक कभी भी राज्य में नहीं आ सकता। ये बात आपने याद रखनी है, वो केवल केंद्र में होता है, ठीक है। तो जो विधेयक जब आते हैं, मानते हैं वो विधानसभा में पारित हो गया, और मानते हैं उस राज्य में विधान परिषद भी है, और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में तो एक ही सदन है, वो है विधानसभा, और राजस्थान में अगर विधानसभा से पारित हो जाता है फिर वो जाता है किसके पास? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जो कालराज मिश्रा जी हैं, अगर उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो अधिनियम नहीं बन पाएगा, और अधिनियम नहीं बनेगा तो कानून भी नहीं बनेगा, क्योंकि अधिनियम जिस तारीख से लागू होता है वो कानून होता है। तो कालराज मिश्रा जी जो हैं उनके पास विकल्प होगा, या तो वो उसमें हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, या हस्ताक्षर नहीं करेंगे, या उस विधेयक को वापस कर देंगे। एक बार और देख लो, विधेयक अच्छी तरह समझ लो, है ना। ये विकल्प होता है जो हमारे राज्यपाल होते हैं। अगर विधेयक जो है वो दोबारा से आ जाता है, जैसे मैंने कहा ना, राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो विधेयक को वापस भेज देंगे, जाओ भाई इसको दोबारा से चेक करो, और वो दोबारा चेक करके चाहे उसमें संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है, तब कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं वो बाध्य हो जाते हैं उसमें हस्ताक्षर करने के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, कुछ जो विधेयक होते हैं वहां पर राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल क्या करेंगे, वो विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देंगे, ठीक है। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि जो कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करना है, ये राज्यपाल के विवेक पर भी निर्भर करता है। मतलब वहां पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर विवेक की बात की जाए, यानी कि अपने डिस्क्रिशन पावर की बात की जाए, वहां पर हमें दिखता है कि राष्ट्रपति उतने आजाद नहीं है जितने राज्यपाल है। राष्ट्रपति ज्यादातर बाध्य होते हैं, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उन्हीं के हिसाब से काम करने के लिए, वो बहुत कम केसेस में अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाते हैं। परंतु राज्यपाल जो हैं वो उनके पास काफी ऐसे अवसर हैं जहां पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम तुलना करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य, तो राज्यपाल ज्यादा अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं राष्ट्रपति के तुलना में, संवैधानिक तौर पे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर कोई विधेयक ऐसा आता है जो ऐसा दिखता है कि हाई कोर्ट की जो स्थिति है उसको खतरे में डाल रहा है, जैसे कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे जब इंदिरा गांधी जी सरकार में थी तो उन्होंने एक 42वां संशोधन किया था। जब आपातकाल चल रहा था 1975 में, उन्होंने आपातकाल घोषित किया था जो 1977 तक चला था। उसी मध्य में उन्होंने एक 42वां संशोधन वो लेके आई थी, जिसके द्वारा उन्होंने काफी
ऐसे से नियम लाई थी जिससे ये दिख रहा था कि जो संसद है वो बहुत शक्तिशाली हो रही थी, न्यायपालिका से ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी, इस तरह से देखा जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो जो कानून ठीक है नहीं है, सामाजिक है या नहीं है, वो देखती है ना। परंतु यही चीज अगर राज्य में हो रहा है, राज्य में देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है, उसका जो रुतबा है वो कम किया जा रहा है, इस तरह की कोई परिस्थिति है, हाई कोर्ट की स्थिति थोड़ी खतरे में दिख रही है, ऐसा कानून बनाया जा रहा है, तो इससे संबंधित जो विधेयक है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल क्या करेंगे, जब उन्हें लगता है ये हाई कोर्ट जो है वो खतरे में है, तो उससे संबंधित जो विधेयक है उसको राज्यपाल किसके लिए सुरक्षित कर देंगे, सुरक्षित करेंगे राष्ट्रपति के लिए। तो ये बात यही है। और यहां पर आप देखेंगे कि दूसरा जो इसमें स्थिति बता रखी है वो बता रखी है कि जब भी राज्यपाल को लगता है कि जो विधेयक बनाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध काम करेगा, चाहे वो संविधान के भाग 4 जो एक डीपीएसपी होता है, नीति निदेशक तत्व होता है, उसके विरुद्ध जा रहा है, चाहे वो जो अनुच्छेद 31 क है जो कहीं ना कहीं आपसे बात करता है जिसके द्वारा जो राज्य होती है वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है, क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार तो अब मौलिक अधिकार रहा नहीं, ठीक है, 44वां संशोधन 1978 से। तो 31A में क्या होता है कि अगर 31A में जो भी कानून बनाए जाते हैं अगर उसे 31A में डाल दिया जाएगा तो उसका एक न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, ठीक है, वो कानून अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। तो उसके द्वारा क्या होता है, राज्य सरकार संपत्ति को छीनना शुरू कर देती है जनता के जो जनता की संपत्ति है, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। तो अगर राज्यपाल को लग रहा है कि इस तरह का जो विधेयक लाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध जा रहा है, तो उस समय पर भी जो राज्यपाल हैं वो जो विधेयक है उसको सुरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखेंगे कुछ वित्तीय शक्तियां और कार्य देखेंगे राज्यपाल का। तो वित्तीय शक्ति की बात करें, अनुच्छेद 302 की बात मैं करूं तो यहां पर हम देखेंगे कि जो राज्य का जो बजट होता है, हालांकि संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, आमतौर पे हम कहते हैं कि जो राज्य स्तर का जो बजट होता है उसको जो विधानमंडल होती है उसके समक्ष कौन प्रस्तुत करते हैं, राज्यपाल, ठीक है, ये एक संवैधानिक नियम है। परंतु भारत में चाहे वो केंद्र स्तर है चाहे राज्य स्तर है वहां पर एक प्रथा का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जो वित्त मंत्री होते हैं वो खुद बजट लाते हैं, ठीक है, तो ये एक प्रथा है, ये बात आपने याद रखनी है। परंतु संवैधानिक नियम क्या है, केंद्र में राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करेंगे संसद के समक्ष और राज्य में जो हमारे राज्यपाल हैं वो बजट प्रस्तुत करेंगे विधानमंडल के समक्ष, ये बात आपने याद रखनी है। ये बात किसमें है, 302। और केंद्र की बात होगी तो 112, अनुच्छेद 112 केंद्र के लिए और 202 आपका किसके लिए है, राज्य के लिए। अब हम बात करें धन विधेयक की, ठीक है, जैसे जब मैं विधेयक आपको पढ़ाऊंगा तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, तब हम इनको जरा अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल इतना देखेंगे, जो धन विधेयक है वो विधानमंडल में तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक उसमें गवर्नर की अनुमति ना मिल जाए। वही बात हमारे केंद्र के लिए भी होती है, जब धन विधेयक लाया जाता है तो पहले पूर्व अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वही सिद्धांत हमारा राज्यों में भी लागू होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, अगर कोई अनुदान दिया जाता है, जैसे होता है ना, जैसे कोई राज्य है वो अनुदान की इच्छा रखता है केंद्र से, मतलब केंद्र से मांग रहा है कि हमें कुछ अनुदान दीजिए। अनुदान मतलब वो ऋण नहीं होता, अनुदान में अगर केंद्र आपको पैसा देती है तो आपको लौटाना नहीं होता। तो उसमें जो अनुदान है, जब भी मांग उठाई जाएगी ग्रांट की, वो तब तक नहीं उठाई जाएगी जब तक उसमें आप जो वहाँ के राज्यपाल हैं उस राज्य के, उनसे सहमति ना ले लें, ठीक है, अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। अब एक आकस्मिक निधि होती है जिसे हम कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट कहते हैं, जैसे अपना केंद्र का भी होता है, राज्यों का भी होता है। कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि ऐसी होती है जहां से कभी अचानक से जरूरत पड़ जाए, वहां से पैसा निकालना है। क्योंकि जो राज्यों का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें पैसा निकालने का मतलब होता है कि उसमें एक वोटिंग कराई जाती है, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता उसमें पैसा निकालना। परंतु हर राज्य और केंद्र भी अपने अपने स्तर पर एक आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड बना के रखता है, जिसमें से अचानक से कभी जरूरत हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे इस वर्ष आप देख रहे हैं हिमाचल में काफी तबाही हुई है, तो हिमाचल सरकार के पास कुछ पैसा रिजर्व में रहता है, तो हिमाचल सरकार उसको पैसा तभी निकाल सकती है जब वहां के जो हिमाचल के जो राज्यपाल हैं वो जब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो राज्यपाल की एक अहम भूमिका भी होती है जिसमें उनके बिना हस्ताक्षर के कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से पैसा नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग, जैसे कि मैंने बताया था, एक केंद्र का वित्त आयोग होता है जो अनुच्छेद 280 में होता है, और 73वें संशोधन से राज्यों का भी एक वित्त आयोग है, क्योंकि अब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आ चुके हैं, 1992 से संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। तो अब राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, वो राज्यपाल करेगा। हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा,
राज्यपाल के द्वारा, वहीं केंद्र में किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्षमादान शक्ति जो होती है, जिसमें आपको पता ही होगा, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जिसमें अगर कभी न्यायपालिका आपको दंड दे देती है, तो अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं तो वो क्षमा आपकी, मतलब वो जो सजा है आपकी, उसमें आपको माफी मिल सकती है, क्षमा मिल सकती है। ठीक है, तो जो पार्डनिंग शक्ति जो राष्ट्रपति की है वो अनुच्छेद 72 में है, और आपकी जो राज्यपाल की है वो 161 में है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अभी हम राज्य को पढ़ रहे हैं, तो मैं राज्य को लूंगा, यानी कि राज्यपाल को लूंगा, यानी कि अनुच्छेद 161 को लूंगा। प्रश्न है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान शक्ति जो है एक न्यायिक शक्ति है, क्या ये एक जुडिशियल पावर होती है? जैसे मैंने बहुत सारी मैगजीन देखी हैं, जिसमें राजस्थान की भी मैंने मैगजीन देखी थी, तो उसमें ये लिखा था कि जो जुडिशियल पावर के अंदर ये बातें लिखी हैं कि जो राज्यपाल की जो जुडिशियल पावर है उसमें क्षमादान है। तो असल में मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर आपको सबसे बढ़िया मिलेगा लक्ष्मीकांत में। सबसे पहले देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्डनिंग पावर होती है, जो क्षमादान शक्ति है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो राज्यपाल हो, वो एक न्यायिक शक्ति नहीं होती है, वो एक कार्यपालिका शक्ति होती है। ठीक है, न्यायिक शक्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि न्यायिक शक्ति का जो मूल आधार होता है वो होता है प्रोसीजर ऑफ अपील, यानी कि अपील की जाती है। आप न्यायपालिका से क्या उम्मीद करते हैं? वो आपको न्याय देगी ना, तो आप उसके पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं, मतलब अपील करते हैं, फिर वो आपकी अपील सुनती है। ठीक है, बाध्य होती है। एक उदाहरण लेते हैं, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन हो जाए, तो अनुच्छेद 32 के तहत माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, वो मनाही नहीं कर सकती आपसे, क्योंकि वो एक मौलिक अधिकार है। आप अपनी अपील करेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई, इसको हम कहते हैं न्यायिक शक्ति, यानी कि अपील। और जैसे कि मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो आपका कहीं ना कहीं वो जस्टिफिएबल होता है। जस्टिसेबल मतलब वो सुननी ही पड़ेगी। परंतु हम जब देखते हैं ये समाधान वाले में, इसमें सबसे पहले तो कोई अपील का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको अपील करनी है। इस तरह से जो एक प्रक्रिया होती है अपील की, यानी कि अब निचली अदालत से केस आ रहे हैं, फिर आप ऊपरी अदालत में अपील करते हैं, वहां से भी केस आ रहे हैं, फिर ऊपरी अदालत में अपील करते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया कभी नहीं होती इसमें, पहली चीज। दूसरी, यहां पर अगर कोई अर्जी करता है कि मुझे मृत्युदंड दे दिया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो माननीय राष्ट्रपति जी मेरी मृत्युदंड को क्षमा कर दिया जाए, तो यहां पर राष्ट्रपति के पास विकल्प होता है, वो इसको नहीं भी सुन सकते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है उन्हें को उसमें न्याय देना, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। ठीक है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में हारे और आप सीधे अपील करने कहां चले गए? राष्ट्रपति के पास। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत या राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत ये एक जुडिशियल पावर नहीं होती है, न्यायिक शक्ति नहीं होती, ये कार्यपालिका शक्ति होती है। ठीक है, अब प्रश्न है कि फिर अनुच्छेद 72 और 161 क्यों दिया गया है ये पार्डनिंग शक्ति? ये इसलिए दिया गया है, इसे कहते हैं ह्यूमन एरर। क्योंकि देखिए, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो अपने आप तो काम नहीं करता ना, संस्थान किसी इंसान द्वारा करता है, और कभी कभी देखा जाता है इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए ये शक्तियां दी गई हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति जी को। और ये भी आपने याद रखना है, अगर मृत्युदंड है, मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास भी नहीं है, केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, मृत्युदंड को पूरी तरह से खत्म करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल के पास नहीं है। ये बात आपने याद रखना। हालांकि अन्य जो, जैसे किसी को मान लो 7 साल का कारावास हो गया, 7 साल का, तो उसको राज्यपाल भी क्या करवा सकते हैं? माफ करवा सकते हैं पूरी तरह से, परंतु मृत्युदंड को केवल कौन? राष्ट्रपति। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर देख लेते हैं अनुच्छेद 161 क्या है। ये क्या करता है? गवर्नर को पावर देता है पार्डनिंग करने की, रिप्राइव करने की, रिस्पाइट करने की, रेमिशन, पनिशमेंट, ये सब करने की। मतलब इसमें क्या कहने का ये मतलब है, जिसमें सजा को आप माफ कर सकते हैं, प्राणदंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप सजा को किसी कारणवश क्या होता है, उस सजा को आपको कम कर सकते हैं, उसकी जो प्रकृति है, जैसे कठोर कारावास दे रखा है उसको आप साधारण कारावास कर सकते हैं। इस तरह की सब बातें हैं। ठीक है, 10 वर्ष की किसी को सजा है उसको 5 वर्ष की करा सकते हैं, कौन? राज्यपाल। ये सब करा सकते हैं, परंतु मृत्युदंड को परिवर्तित कर सकते हैं राज्यपाल। परिवर्तित मतलब मृत्युदंड को 10 वर्ष का कारावास कर सकते हैं इस तरह से, परंतु मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते, कौन? राज्यपाल। और यहां पर आप देखिए, एक तुलना की गई है राष्ट्रपति की पार्डनिंग शक्ति, क्षमादान शक्ति, और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में। यहां पर क्या रखा है कि बात की जाए, अगर ये मैंने बताया ना, डेथ, मृत्युदंड की बात की जाए, तो वहां पर केवल कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। जो गवर्नर साहब हैं वो नहीं कर सकते।
पहली चीज। दूसरी चीज बता रखी है, अगर मैं बात करूं कोर्ट मार्शल की, कोर्ट मार्शल आप जानते होंगे जैसे सेना होती है, सेना का अपना कोर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिविलियन नहीं होते, वो एक डिफेंस में आते हैं, ठीक है, तो उनकी अपनी जो कोर्ट होती है उसे कोर्ट ऑफ मार्शल कहते हैं। अगर कोर्ट मार्शल कुछ भी उनको अपराधी घोषित करती है और उनको कोई दंड देती है, तो वहां पर उनकी सजा को केवल एक ही व्यक्ति माफ कर सकता है, वो राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं कर सकते। तो यहां से हम क्या सीखें, राज्यपाल की जो सीमा है वो है मृत्युदंड में वो नहीं आ सकते, अपने क्षमादान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरा कोर्ट मार्शल में राज्यपाल नहीं आ सकते। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, जब राज्यपाल कुछ विधेयक राष्ट्रपति के लिए रखते हैं, अगर बात की जाए साधारण विधेयक की, जैसे कि हम देख चुके हैं, ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं जब विधेयक साधारण हो यानी कि धन विधेयक ना हो, तो क्या है कि जब राज्यपाल कोई विधेयक रखते हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के लिए कोई बिल सुरक्षित कर दिया है राज्यपाल ने, फिर उस बिल में राज्यपाल की कोई भी भूमिका नहीं होगी। ऐसा नहीं कर सकते राज्यपाल की बाद में, भैया ये बिल अब मैं देखूंगा। एक बार अगर राष्ट्रपति को आपने वो बिल राष्ट्रपति की तरफ घोषित कर दिया है कि राष्ट्रपति से देखेंगे, तो राष्ट्रपति, फिर आपकी भूमिका सारी खत्म। और यहां पर हम देखेंगे अगर राष्ट्रपति दोबारा से वो विधेयक जो है वो राज्य की विधानमंडल को वापस करा देते हैं कि एक बार दोबारा से आप देखिए इसको, और जब राज्य की विधानसभा बिना संशोधन के या संशोधन के साथ दोबारा से वो राष्ट्रपति को बिल पहुंचाती है, तो राष्ट्रपति उसे फिर दोबारा से वापस भिजवा सकते हैं, जो कि राज्यपाल नहीं कर सकते थे। साधारण विधेयक के केस में क्या होता है कि जब राज्यपाल के पास जब विधेयक आता है तो राज्यपाल उसे वापस भेज सकते हैं, परंतु जब वो विधेयक दोबारा से राज्यपाल के पास आ जाता है, वही विधेयक चाहे उसमें संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो राज्यपाल होंगे वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। परंतु ये जो विकल्प है ये राष्ट्रपति पे लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति की जो इच्छा है वो कर सकते हैं, कितनी बार भी वो विधेयक वापस भेज सकते हैं, राज्य का, केंद्र का नहीं है, केंद्र के लिए अलग नियम है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि दोबारा वापस कर देंगे। अब बात करेंगे धन विधेयक की। यहां पर क्या है, अगर राज्य का कोई धन विधेयक है उसमें क्या होगा, उसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो राज्य का कोई धन विधेयक होगा जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति की तरफ कर दिया है। अब राष्ट्रपति उसमें क्या करेंगे, या तो उसमें हस्ताक्षर करेंगे या तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, परंतु जो राज्य का जो धन विधेयक होगा उसको राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते, ठीक है, वापस नहीं करेंगे अगर वो धन विधेयक होगा तो, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक जो आता है ना उसमें पहले मंजूरी चाहिए होती है राज्यपाल की। अब देखिए स्थिति मैं आपको बताता हूँ कि मानते हैं जो राज्य की जो मंत्रिमंडल है उसने एक विधेयक लाए हैं, जिससे मतलब उन्होंने राज्यपाल से कहा ये एक धन विधेयक है, क्या हम इसे ला सकते हैं। राज्यपाल ने थोड़ा देखा, उसने कहा हाँ चलो अब ले आना, कोई दिक्कत नहीं, मेरी अनुमति है। अब धन विधेयक आ गया, परंतु राज्यपाल को बाद में समझ में आ रहा है ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है ये वाला धन विधेयक, तो वहां पर राज्यपाल क्या करते हैं, वो विधेयक राष्ट्रपति की तरफ अग्रसित कर देते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बाद जब वो धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति फिर उस विधेयक को वापस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने अनुमति दे रखी है, और राज्यपाल जो है एक राष्ट्रपति का ही तो आदमी है। जो राज्यपाल है वो एक राष्ट्रपति का ही तो आदमी है वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए ये माना जाता है कि अगर राज्यपाल ने आज्ञा दे दी है तो ये राष्ट्रपति ने ही आज्ञा दे दी है, ठीक है। इसलिए ये धन विधेयक वापस नहीं होता, ये बात याद रखना। परंतु ये नियम साधारण विधेयक पे लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं, जो अध्यादेश की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करते हैं तो क्या निकलता है, ठीक है। जो अध्यादेश मैंने बताया था अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं और 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं। तो उसमें क्या फर्क है कि गवर्नर कैन नॉट मेक ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट इन 3 केसेस। ये 3 स्थिति बता रखी है। देखिए ऐसा है, जो गवर्नर साहब हैं वो जब अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रपति की इजाजत चाहिए होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे की जो भी कुछ जानकारियां रहेगी गवर्नर की, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है तो फायदा नहीं होता है, उसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। और आगे जो मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके लिए क्रैश कोर्स है वो दिया गया है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको एक फास्ट ट्रैक में पढ़ना होता है, तो एक क्रैश कोर्स ऑफर किया गया है गोयला क्लासेस की तरफ से, जो आपका जो प्री है उसको टारगेट करेगा, जो मात्र आपको केवल कितने का पड़ेगा, 2999 का, जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जितना भी आपका प्री का सिलेबस है वो कवर किया जाएगा मात्र 2999 में। आगे देखिए ये है टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी केवल मात्र 1999 की, जिसमें प्री से रिलेटेड जितना भी जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी को लगता है कि कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें वो जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिलेंगे, राइट। और टेस्ट सीरीज आपने जरूर ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि आपको पता चलता है आपका लेवल क्या है, राइट। और नेक्स्ट है आपका ये बंडल कोर्स में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा इसमें, यानी कि जिन्होंने पढ़ लिया है उनका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, जो लोग फ्रेशर हैं उनको बहुत अच्छा
कॉन्सेप्चुअल वाइज नॉलेज मिलेगा हर विषय में। प्री का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज तो चाहे वो बिगनर है चाहे वो एक्सपर्ट है, दोनों को टेस्ट सीरीज तो चाहिए। तो ये मात्र आपको पड़ेगा केवल 3,999 का, राइट। और ये महक स्वामी मैम है, ये गोयला क्लासेस से इन्होंने कोचिंग करी थी। HCS में ये SDM नियुक्त हुई थी और उसके बाद भी आप जानते हैं इस प्रोफाइल में फिर रोज रोज आप क्लास तो नहीं आ सकते इन्होंने, परंतु अपनी जो पढ़ाई है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जारी रखी और अंत में हमें दिखता है कि ये एक IPS अधिकारी बन चुकी हैं और UPSC के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई हमें करनी होती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो राजस्थान के लिए हमने कुछ प्रयास किया है हमारे यूट्यूब के चैनल के द्वारा। तो आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बेल आइकन है उसको दबाना है, राइट, जिससे कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है आपसे ना छूटे। तो ये हमारा प्रयास आप देख पा रहे होंगे, डेली बेस में आपको मिलते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है अपने अपने विषय में, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देती है प्रश्नों के आधार पे, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी प्ले स्टोर पे हमारी जो एप्लीकेशन है गोयला की, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।